तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे हम समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। दो गाड़ी हो रही है, एक हो रहा है एक्सप्रेस गाड़ी और दूसरी हो रही है सवारी गाड़ी। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह 1 घंटा कम समय लेती है सवारी गाड़ी के अनुसार। तो यहां पे आगे कह रहा है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल बता दिया गया है कि वह सवारी गाड़ी से जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा की स्पीड से चलती है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को भी। और देखिए आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि चाल जो था 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक था, लेकिन इसमें क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल वह अधिक है। तो अगर फिगर देखा जाए बना करके, मान लीजिए यहां पे बिंदु ए पर जो है मैसूर है, ठीक है, और जो बिंदु बी है इसको मान लीजिए आप बेंगलुरु मान लीजिए, ठीक, बी को। और इनके बीच की जो टोटल दूरी दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, तो 132 किलोमीटर की जो है दूरी दिया जा रहा है। और दो रेलगाड़ी है इसमें। पहली जो रेलगाड़ी है उसका नाम है क्या, एक्सप्रेस, और जो दूसरी है वह क्या है, सवारी गाड़ी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी सवारी गाड़ी है उसकी जो चाल है x किलोमीटर, तो जो हमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी उसकी क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर, क्योंकि चाल जो है 11 किलोमीटर तो अधिक हो रही है, तो x में क्या हो जाएगा 11 जुट जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सॉल्व करना है। तो मानते हैं सबसे पहले कि माना सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, जो है हमारी सवारी गाड़ी का चाल है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि प्रश्न में ही हमें बता दिया था कि 11 जो है किलोमीटर क्या है अधिक तेज चलती है। अब देखिए इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है 132 किलोमीटर। तो जो सवारी रेलगाड़ी है वह भी जो है 132 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वह भी जो है 132 किलोमीटर ही दूरी तय करती है। बस अंतर किसका है, समय का। तो यहां पे अगर देखा जाए सवारी रेलगाड़ी के द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा जो समय होगा वह क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। सवारी रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। और हमें जो है सवारी रेलगाड़ी का चाल मालूम है x, दूरी क्या है फिक्स है 132 किलोमीटर ही है, तो समय हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, तो 132 किलोमीटर, और चाल है हमारा x किलोमीटर।
तो 132 किलोमीटर जो दूरी तय किया जा रहा है वह 132/x घंटे में जो है तय किया जा रहा है। ठीक है, जब वह x के स्पीड से चलती है। अब हम निकालते हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा इतना दूरी जो है तय करने में कितना समय लगता है। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं हम। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा। तो यहां से वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी हमारा 132 किलोमीटर है और चाल जो है हमारा क्या हो गया, x + 11। तो x + 11 यह इतना जो है घंटे ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन दूरी तय करने में। ठीक है, और आगे जो है प्रश्न में कह रहा है स्पष्ट रूप से कि जो हमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वह सवारी गाड़ी से जो है 1 घंटे कम समय लेती है। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जो अधिक समय ले रहा है वो कौन, सवारी गाड़ी ले रहा है, और कम समय कौन ले रहा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी। तो हम क्या करेंगे, अधिक समय से कम समय को घटाएंगे तो जो इनका अंतर हो रहा है कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो यहां पे हो जाएगा प्रश्नानुसार, तो यहां पे हो जाएगा 132/x माइनस 132/x + 11 = 1, क्योंकि 1 ही घंटे का जो अंतराल हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हर है, हर का हम लॉसो लेंगे। तो लॉसो जो हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन में हो जाएगा x + 11, यही हमारा लॉसो होगा। तो इस हर से इसमें भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें क्या करें, अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना और x + 11 माइनस, ठीक है, 132 इंटू, अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से होगा, = 1। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, 132x प्लस, अब यहाँ पे जब हम 132 का जब मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 1452, यही आपको मिलेगा, माइनस 132x अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 11x = 1, यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 132 जो है प्लस में है और यह माइनस में है, तो यह हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, तो 1452/x² + 11x। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा, तो गुणा होगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x² + 11x = 4052। अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो हमारा जो है एक द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा, x² + 11x - 4052 = 0। अब यहां से जो है देखिए हमें क्या मिला, एक द्विघात समीकरण, और आपको पता है कि द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो 3 विधि में से किसी एक विधि का प्रयोग कीजिए। तो यहां पे हम प्रयोग करेंगे गुणनखंड विधि का, गुणनखंड विधि। तो जब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमें मिला है 1452, तो इसका जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं हम, x² + 11x - 4052 = 0। तो जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए 1452 का जब आप निकालेंगे तो एक बार 44 से काटेंगे तो 33 मिलेगा, और 33 से इसको काटेंगे तो आपको 1 मिलेगा। यानी कि जब आप 44 में से 33 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² + 44x - 33x -
इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, तो जब हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 44 और यहाँ पे माइनस 33 को जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 44 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस 33 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो हो जाएगा 44 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब एक बार जो है हम क्या करेंगे, x प्लस 44 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस 44। अब दूसरी बार जब हम रखेंगे x माइनस 33 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस 33। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो बात की जा रही किसकी की रही है, तो चाल की। तो चाल जो होता है हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम x की वैल्यू माइनस 44 नहीं लेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसलिए हम रखेंगे x इक्वल टू 33 रखने पर। तो जब हम x इक्वल टू 33 रखेंगे तो जो हमारी सवारी गाड़ी की जो चाल है वह कितना हो जाएगा, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल हो क्या हो जाएगी, 33 प्लस 11, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड से जो है हमारी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है मैसूर से बेंगलुरु तक जाने का जो चाल है उसका क्या है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सवारी गाड़ी का चाल बराबर क्या हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हमारा एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस गाड़ी का चाल बराबर 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमने भी इस क्वेश्चन को कितना सरलता से आपको समझा दिया है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 को। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्लीन हो गया, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में दो वर्ग का वर्णन किया गया है, एक वर्ग और दूसरे वर्ग। जब हम पहले वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग करते हैं और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग करते हैं और दोनों का वर्ग करके जब हम जोड़ते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है 468 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। और जब हम इनके परिमापों का अंतर करते हैं तो 24 मीटर जो है हमें अंतर मिलता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर भी बना लीजिए, यहां पर यह वर्ग बन गया है, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। और आप जानते हैं कि जो हमारा वर्ग होता है उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि यह भुजा अगर x मीटर का है तो यह भी x मीटर, यह भी x मीटर और यह भी x मीटर का ही होता है। तो दो वर्ग का वर्णन किया गया है तो दो वर्ग हम बना लेते हैं और इसका भी नाम देना E F G और H नाम दे दिए। अगर हम पहले वाले वर्ग का अगर हम एक भुजा मानते हैं x मीटर, क्या मानना है, इस वर्ग के एक भुजा को हम मानते हैं x मीटर, तो ये इसका जो क्षेत्रफल बनेगा क्या मिलेगा, तो x स्क्वायर। क्योंकि जो हमारा वर्ग होता है इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का वह यही होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर हम इस छोटे वर्ग के एक भुजा की जो लंबाई अगर हम मान लें y मीटर, तो जो हमारा यह चारों भुजा होगा क्या होगा, y मीटर का ही होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना दोनों वर्ग की भुजाएं
x मीटर तथा y मीटर है। तो क्या माने हैं हम कि जो यह वर्ग हो रहा है इसकी एक भुजा जो है क्या x मीटर की है, और जो दूसरा वर्ग हो रहा है इसकी जो एक भुजा है क्या है y मीटर का है। तो हमें जो है भुजा मिल गया। तो यहां से अगर हम वर्ग ए बी सी डी की जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और हमें मालूम है कि इसका जो भुजा है वो क्या है x मीटर का है। तो यहां से इसका जो क्षेत्रफल मिलेगा क्या मिलेगा, x स्क्वायर, यही हमें इसका क्षेत्रफल मिलेगा। और जो हमारा दूसरा है कौन सा है, तो चतुर्भुज ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर इसका भी वही होगा, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, क्योंकि इस वर्ग का जो भुजा है वो क्या है, y मीटर का है। तो यहाँ से जो हमें मिला है क्या, जो इसका क्षेत्रफल मिला है y स्क्वायर मिला है। और यहाँ पे जो दिया हुआ प्रश्नानुसार कि जब हम इनका क्या कर रहे हैं, योग निकालना है, जब हम इनका योग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब हम योग कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 468 मीटर स्क्वायर, यही हमें मिल रहा है। तो कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 मीटर है। तो यहां से जो है हमें मिल रहा है क्या, पहला कंडीशन, क्योंकि यह सॉल्व होने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि यह जो वर्ग है इसका जो परिमाप हो रहा है और जो यह वर्ग हो रहा है इसका परिमाप हो रहा है, इनका जब हम अंतर निकालना है तो 24 मीटर का अंतर हमें मिल रहा है। तो हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप। तो आप जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। यह हमारा वर्ग का जो परिमाप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। तो जब हम यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, तो हमें मिल जाएगा 4x। और जब हम निकालेंगे वर्ग ई एफ जी एच का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा वही होगा। तो यहाँ पे जो भुजा है क्या y मीटर का है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 4y मीटर। तो यह जो है हमें क्या मिलेगा, परिमाप। और प्रश्नानुसार कह रहा है, दूसरी प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि जब हम 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, यानी कि जब हम इनके परिमाप का अंतर निकालना है तो हमें क्या मिला है 24। तो यहां से बन रहा है हमारा क्या, दूसरा कंडीशन। अगर हम यहां से 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 24। और जब हम 4 को दूसरी पक्ष में क्या भाग हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो देखिए यहां से हमें मिला x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें यहां पर तो हो जाएगा क्या, 6 प्लस वाई। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू को जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो रख रहे हैं, अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो x का मान हमें क्या मिला, 6 प्लस वाई, तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ से और इसको हम सॉल्व करें तो यह क्या जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2y² प्लस 12y माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस में से इसको जो हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 6 8 में से 36 को घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमें क्या मिला है 4 3 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस, अब यह आधा हो जाएगा 2 1 6 इक्वल टू 0। तो 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा y² प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे गुणनखंड विधि का। किसका प्रयोग करेंगे, तो गुणनखंड विधि। तो जब गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे 216 को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि जो हमारा इनके गुणजों का गुणनफल निकाले तो 216 मिले और जोड़े या घटाए तो हमें 6 मिले। तो क्या कर सकते हैं हम, तो जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 18 और 12। तो क्या हो जाएगा y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस इतना इक्वल टू 0, यही मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y प्लस 18 माइनस 12 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो y प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, तो कितने बार में, तो 18 बार में जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक कोष्टक में इतना और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार जो है हम क्या करेंगे y प्लस 18 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा माइनस 18 और यहाँ पे रखेंगे y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस 12। तो देखिए यहाँ से जो है हमें y की 2 वैल्यू मिली, एक माइनस में और एक प्लस में। और हम जानते हैं कि जो भुजाएं होती है वो ऋणात्मक नहीं होंगी, क्योंकि नापते जब भी हम धनात्मक में ही है। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 18 नहीं रखेंगे, रखेंगे क्या हम y इक्वल टू 12। तो जब हम y इक्वल टू 12 रखेंगे तो देखिए यहाँ से हमें मिलेगा y का मान। तो और हमने माना क्या है y, तो जो हमारा वर्ग है EFGH, तो इसकी जो भुजा हो रही है वह कितने मीटर की हो रही है, तो 12 मीटर का जो है हो रहा है। अब हमें निकालना होगा जो हमारा वर्ग ABCD हो रहा है उसकी भुजा जो है वो कितनी हो रही है। तो y का जो मान है अब हम रखेंगे समीकरण नंबर, किसी में भी रख लेंगे जो आपको आसान लगे। अगर हम इसमें रख दें, मान लीजिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 मान लें तो यहाँ से रखेंगे y का मान रखने पर क्या है हमारा, तो x इक्वल टू 6 प्लस y, तो x इक्वल टू 6 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से जो x का मान मिला, क्या मिला हमें, तो 18 हमें मिल गया। तो देखिए जो हमारा यह वर्ग है तो इसकी भुजा का जो लंबाई हो रहा है 12 मीटर हो रहा है, और जो हमारा यह वर्ग हो रहा है ABCD इसकी जो भुजा का नाप हो रहा है क्या हो रहा है, तो 18 मीटर हो रहा है। और सिर्फ और हमें बताना था इनकी भुजाओं की माप, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि इसकी जो भुजा है कि नाप हो क्या है 18 मीटर है और इसकी जो नाप है वह 12 मीटर है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा हमने फास्ट बताया क्योंकि थोड़ा हमें कहीं जाना था, इसके लिए हमने इस जो क्वेश्चन को है थोड़ा जल्दी से सॉल्व किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन को सरल करना सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।